हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अरुण कुमार शुक्ला साइंस टेक को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स पाने के लिए बेल को दबाएं और ग्रुप चैट और क्वेश्चन पूछने के लिए दिए गए नंबर पर मैसेज करें। प्यारे बच्चों, आज हम लोग उत्प्रेरण के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। उत्प्रेरण की जो प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है। तो उत्प्रेरण के जो सिद्धांत हैं वो तीन होते हैं। थियरीज ऑफ कैटालिसिस, उत्प्रेरण के सिद्धांत। ये सिद्धांत बच्चों तीन है। पहला है माध्यमिक यौगिक का सिद्धांत, इसको कहते हैं थियरी ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड। दूसरा है बच्चों अधिशोषण सिद्धांत। अधिशोषण सिद्धांत या इनको कहते हैं एडजॉर्प्शन थियरी, एडजॉर्प्शन थियरी ऑफ कैटालिसिस। और तीसरा है बच्चों आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत, जिसको कहते हैं मॉडर्न एडजॉर्प्शन थियरी ऑफ कैटालिसिस। अब बच्चों ये अधिशोषण के तीन सिद्धांत हैं। कौन कौन? पहला है माध्यमिक यौगिक का सिद्धांत या जिसे हम थियरी ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड कहते हैं। दूसरा है अधिशोषण सिद्धांत जिसको हम एडजॉर्प्शन थियरी ऑफ कैटालिसिस कहते हैं। और तीसरा है आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत, मॉडर्न एडजॉर्प्शन थियरी ऑफ कैटालिसिस कहते हैं। अब बच्चों हम लोग आज जो चर्चा करेंगे इसमें माध्यमिक यौगिक का सिद्धांत क्या है। तो थियरी ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड क्या है। प्यारे बच्चों, इस सिद्धांत का प्रतिपादन क्लीमेंट CLEMENT क्लीमेंट एंड डेशार्म DESOR इन दो वैज्ञानिकों ने की थी। और इन्होंने इस बात की चर्चा की, पुष्टि की कि जो उत्प्रेरण होता है उसमें पहले अभिकारक अणु, जैसे मान लीजिए कि दो अभिकारक अणु हैं, तो उसमें से एक अभिकारक अणु क्रिया करता है उत्प्रेरक के साथ और उत्प्रेरक के साथ क्रिया करके एक माध्यमिक यौगिक बनाता है, इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है जो अस्थायी होता है। और वह इंटरमीडिएट कंपाउंड दूसरे अभिकारक अणु के साथ क्रिया करके उत्पाद बनाता है और उत्प्रेरक अलग हो जाता है, उत्प्रेरक स्वतंत्र हो जाता है। तो जैसे बच्चों A है और ये अभिकारक B के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? उत्पाद बनाता है AB। लेकिन ये क्रिया कैसी है? मंद है। अब इस मंद अभिक्रिया को तीव्र करने के लिए अगर इसमें हम लोग उत्प्रेरक डाल दें, क्या डाल दें? उत्प्रेरक, तो ये AB उत्पाद बनेगा। लेकिन ये AB उत्पाद अब तीव्र वेग से बनता है, यानी अभिक्रिया तीव्र हो जाती है
उसका वेग बढ़ जाता है। किसकी उपस्थिति से? उत्प्रेरक की उपस्थिति से। अब बच्चों इसकी मैकेनिज्म क्या है? मध्यस्थ यौगिक सिद्धांत के अनुसार, तो मध्यस्थ यौगिक सिद्धांत के अनुसार जैसे मान लिया कि ये पहला अभिकारक A है, यह उत्प्रेरक X के साथ क्रिया करता है। किसके साथ? उत्प्रेरक X के साथ। क्या बना लिया? AX। अब AX क्या है? एक मध्यस्थ यौगिक, और ये जो मध्यस्थ यौगिक है बच्चों, ये अस्थायी होता है। क्या होता है? अस्थायी। अब ये जो AX है मध्यस्थ यौगिक, यह दूसरे अभिकारक यानी सेकेंड अभिकारक के साथ क्रिया करके ये उत्पाद बना देता है AB। AB क्या हो गया? उत्पाद। और X उत्प्रेरक अलग हो जाता है। तो अब इस सिद्धांत के अनुसार क्या हुआ कि पहले एक अभिकारक उत्प्रेरक के साथ क्रिया करता है और क्रिया करके संयोग करके एक यौगिक बनाता है जिसको हम लोग मध्यस्थ यौगिक कहते हैं, इंटरमीडिएट कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इंटरमीडिएट कंपाउंड। और ये जो इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है ये अस्थायी होता है, अनस्टेबल होता है। और ये इंटरमीडिएट कंपाउंड जो बना, यह दूसरे अभिकारक यानी ये सेकेंड अभिकारक के साथ क्रिया करके उत्पाद AB बना देता है और उत्प्रेरक मुक्त हो जाता है। और ये उत्प्रेरक फिर आगे अगले अभिकारक के अनुसार क्रिया करेगा और इस तरह से ये उत्प्रेरक की अल्प मात्रा पूरे अभिकारक अणुओं को अभिकृत करा देता है और अब क्रिया की गति क्या करती है? बढ़ जाती है। अब बच्चों बात समझ में आ गई कि हाँ मध्यस्थ यौगिक बनता है कब? एक अभिकारक उत्प्रेरक के साथ क्रिया करेगा और फिर ये मध्यस्थ यौगिक दूसरे अभिकारक के साथ क्रिया करके उत्पाद बना देगा और उत्प्रेरक मुक्त हो जाएगा। अब एक उदाहरण लेते हैं बच्चों। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि संपर्क विधि द्वारा जब सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण किया जाता है, किस विधि द्वारा? संपर्क विधि द्वारा H2SO4 का निर्माण। तो इसमें क्या होता है बच्चों? सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण होता है NO उत्प्रेरक की उपस्थिति में और यह बनाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब यहां पर NO गैस है, यह भी गैस है, यानी यह किस प्रकार का उत्प्रेरण है? समांगी उत्प्रेरण है। कैसा उत्प्रेरण है? समांगी उत्प्रेरण है। अब इसमें सल्फर डाइऑक्साइड, अगर इसका हम क्रियाविधि देखें, मैकेनिज्म कैसे होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड पहले O2 NO के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? NO2 बनाता है। ध्यान। तो ये एक अभिकारक किसके साथ? उत्प्रेरक के साथ क्रिया करके क्या बना दिया? मध्यस्थ यौगिक बना दिया। क्या बना दिया? मध्यस्थ यौगिक। अब दूसरा अभिकारक क्या है? SO2। तो अब ये SO2 इस मध्यस्थ यौगिक के साथ क्रिया करता है तो क्या बना दिया? सल्फर ट्राइऑक्साइड प्लस NO। अब यहां देखो ये NO मुक्त हो गया, उत्प्रेरक मुक्त हो गया। तो यहां क्रियाविधि में क्या हुआ कि पहले एक अभिकारक उत्प्रेरक के साथ क्रिया करके मध्यस्थ यौगिक बनाया और इस मध्यस्थ यौगिक ने दूसरे अभिकारक यानी सेकेंड अभिकारक के साथ क्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड यानी उत्पाद बना दिया और ये उत्प्रेरक मुक्त हो गए। तो अब यहां पर ध्यान दीजिए कि संपर्क विधि में सल्फर ट्राइऑक्साइड का बनना
ये मध्यस्थ यौगिक सिद्धांत के अनुसार होता है। एक चीज और ध्यान देना है कि जो ये मध्यस्थ यौगिक सिद्धांत है, ये समांगी उत्प्रेरण के लिए, किसके लिए? समांगी उत्प्रेरण के लिए, विषमांगी उत्प्रेरण के लिए, दोनों के लिए होता है। जैसे विषमांगी उत्प्रेरण है, हम लोग पोटेशियम क्लोरेट और मैंगनीज डाइऑक्साइड का लिए थे। अब वहां पे विषमांगी उत्प्रेरण है, तो वहां भी मध्यस्थ यौगिक सिद्धांत कार्य करता है। तो ये दोनों प्रकार के समांगी और विषमांगी उत्प्रेरण के लिए उपप्रयुक्त होता है। ठीक है। एक चीज और, जैसे बच्चों ये मध्यस्थ यौगिक का सिद्धांत हम लोगों ने यहां लागू किया, तो ये NO2 जब ये अभिक्रिया होती है सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण, तो उसमें NO2 की उपस्थिति की पुष्टि हुई है, यानी उसमें NO2 बनता है। तो इससे सिद्ध हो गया कि ये NO2 इस अभिक्रिया में यहां पर एक मध्यस्थ यौगिक के रूप में बनता है, जो दूसरे विकारक से क्रिया करके उत्पाद बनाता है और उत्प्रेरक मुक्त हो जाता है। अन्य बहुत सारे उदाहरण हैं बच्चों। तो ये रहा आपका मध्यस्थ यौगिक सिद्धांत के बारे में। ठीक है, धन्यवाद।